परिचय। घुटने का दर्द बुढ़ापे की आम समस्या है, पर घुटने की चोट का मसला सिर्फ बूढ़े लोगों तक ही सीमित नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ घिसने के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले हमारे घुटने पर घायल होने का जोखिम बना ही रहता है। कई बार वो इतनी बुरी अवस्था में होता है कि डॉक्टर उसे बदल देने की ही सलाह देते हैं। घुटने को बदलने की सर्जरी से पहले हम घुटने की संरचना समझेंगे और ये भी कि किस हालात में ये सर्जरी करनी पड़ती है। घुटने की संरचना। घुटने के आम जोड़ को देखते हैं। स्वस्थ घुटने का जोड़ पैर की हड्डी टीबिया और रान या जांग की हड्डी फीमर के निचले हिस्से से बना होता है। घुटने की ऊपरी सतह को पैटेला कहते हैं। इस जोड़ को लचीली कार्टिलेज का सहारा मिलता है, जो हड्डियों के बीच तकिए की तरह और जोड़ को बड़ी आसानी से गतिविधि में मदद करती है। सिनोवियल नाम की एक विशेष झिल्ली घुटने की निर्बाध गतिविधि के लिए एक तरल पदार्थ भी बनाती है। लगातार घर्षण से कार्टिलेज में क्षति होने के कारण घुटने के जोड़ों में असरकारक तरीके से हड्डियों में अवरोध नहीं कर पाता और दर्द होता है। इसी को आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर दर्द और जकड़न का इलाज करता है, पर कार्टिलेज की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाता। इस तरह की गंभीर अवस्था में डॉक्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने वाले 90% लोगों ने रोजमर्रा की गतिविधियों में विशेष सुधार पाए हैं और घुटने के दर्द में नाटकीय कमी को महसूस किया है। सर्जरी से पहले प्राथमिक परीक्षण। यदि आपने डॉक्टर की सलाह पर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने का फैसला लिया है, तो आपको सर्जरी से पहले कुछ प्राथमिक परीक्षण करवाने होंगे। ये हैं ब्लड वर्क, यूरिन टेस्ट, संक्रमण की जांच के लिए पूर्ण रक्त कोशिका गणना यानी सीबीसी और सर्जरी में खून की जरूरत पड़ने पर ब्लड ग्रुप जानने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। ईसीजी, हृदय की अवस्था सर्जरी से पहले जांचने के लिए। चेस्ट एक्सरे, श्वसन अवस्था जांचने के लिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से सलाह। इस सर्जरी में जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। जनरल एनेस्थीसिया से प्रक्रिया में मरीज सोया रहता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया दोनों टांगों को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। व्यक्ति इसमें होश में रहता है, पर उसे दर्द महसूस नहीं होता। इसके अलावा डॉक्टर के निर्देश के अनुसार खाने पीने, दवाइयां और सर्जरी के पहले कुछ दवाइयों का सेवन बंद भी करना पड़ता है। सर्जरी। सर्जरी से पहले मरीज को एनेस्थीसिया देकर तैयार किया जाता है। घुटने के आगे के हिस्से पर लगभग 8 इंच का चीरा लगाया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हड्डी के 3 सतहों को बदला जा सकता है।
फीमर का निचला हिस्सा। जांग या रान का निचला सिरा फीमर पर धातु की कैप बिठाई जाती है। फीमर का धातुई पुर्जा फीमर को ढक लेता है, जो घुटने के मुड़ने और सीधे होने की अवस्था में नी कैप के ऊपर नीचे होने के लिए बना होता है। टीबिया का ऊपरी हिस्सा। पैर की हड्डी का ऊपरी सिरा या टीबिया सीमेंट या स्क्रू से जुड़े प्लास्टिक और धातुई पुर्जे से जोड़ते हैं। इसमें पॉलीएथिलीन नाम की मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक की गद्दी धातु के समतल हिस्से पर लगी होती है। कुछ डिजाइन में धातुई हिस्सा नहीं होता और पॉलीएथिलीन को सीधे हड्डी से जोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त स्थिरता के लिए धातु हिस्से की डंडी को टीबिया हड्डी के बीच में लगा दिया जाता है। पटेला का पिछला हिस्सा। नी कैप का पिछला हिस्सा यानी पटेला भी प्लास्टिक के पुर्जे का होता है। अति उच्च तरह के औजारों से हड्डियों को सटीकता से काटते हैं, जिससे नया जोड़ एकदम फिट बैठे। मरीज की जरूरत और सर्जन के चयन पर इम्प्लांट का डिजाइन तय होता है। पटेला वाला पुर्जा पॉलीएथिलीन का गुंबद नुमा हिस्सा होता है, जो हूबहू पटेला के आकार का होता है। धातु और प्लास्टिक का डिजाइन किया हुआ पुर्जा निर्बाध गतिविधि और घिसने की प्रक्रिया में कमी लाता है। आर्थराइटिस का असर न हो तो नी कैप का पिछला हिस्सा वैसे ही रखते हैं। आसपास की मांसपेशियों और स्नायुओं को संरक्षित किया जाता है। अस्पताल में सुधार। पहले दिन आप पाएंगे साफ तरल भोजन, तरल द्रव्यों और एंटीबायोटिक दवाइयों के लिए हाथ में इंट्रावीनस लाइंस लगाए जाते हैं। दर्द के लिए इंजेक्शन इंट्रावीनस या टैबलेट्स, जरूरत होने पर खून चढ़ाया जाना, जितना सहन हो उतना ही चलने जैसी गतिविधियां। वेप इयरिंग के लिए सीमेंटेड नी का इस्तेमाल होता है और लिमिटेड वेप इयरिंग के लिए अनसीमेंटेड नी का इस्तेमाल होता है। सांस लेने छोड़ने का व्यायाम। दूसरे और तीसरे दिन होगा व्यायाम से परिचय। चौथे दिन से 1 हफ्ते तक होगा चलने और व्यायाम में बढ़ोतरी, कपड़े पहनने, बिस्तर में बैठने उतरने और सुरक्षा पूर्वक बाथरूम के उपयोग के निर्देशन। ऑपरेशन के बाद का सुधार। पैरों की मांसपेशियों के भरने और शक्ति पाने तक बैसाखी या वॉकर का सहारा लेना होगा। मरीजों को हलचल, शक्ति और चल पाने के लिए कई सप्ताह तक शारीरिक उपचार की आवश्यकता होगी। कृत्रिम अंग की कार्य करने की क्षमता अमूमन 2 हफ्ते में पता लग जाती है। जितना जल्दी लगे उतना बेहतर। 6 सप्ताह में मरीज एक छड़ी के बल पूरा बोझ झेल सकते हैं। ऑपरेशन के बाद पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने लगते हैं, पर कुछ मरीजों को कुछ और महीनों के बाद फर्क महसूस हो सकता है। रोजाना की गतिविधियां। धीरे धीरे आप रोजमर्रा की तरह चलने फिरने लगेंगे। कई मरीज तो सर्जरी के 4 सप्ताह बाद ही गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं। ये आपके पैरों की अवस्था, शक्ति और गतिविधि की एकलयता पर निर्भर करेगा। शुरू करने से पहले सर्जन से मिलें। जल्दी ठीक होने के लिए ऑपरेशन के बाद देखभाल करें और शारीरिक उपचार पर विशेष ध्यान दें। Introduction. Knee pain is a common problem that affects the elderly. But knee injury is not an issue restricted to just older adults. Our knee is prone to risk of injury more than any other joint in the body, apart from the age-related wear and tear. At times, the knee becomes so severely damaged that the doctor may suggest a knee replacement surgery. Before we see how knee replacement surgery is done, let us understand the anatomy of the knee
and circumstances under which this surgery is suggested. Anatomy of the knee. Let us see what a normal knee joint looks like. The healthy knee joint is formed by the top of the shin bone, called the tibia, and the bottom of the thigh bone, or femur. The kneecap is called the patella. The joint is supported by cartilage, which serves as a cushion between the bones and helps assure an effortless, smooth gliding movement of the joint. A special membrane, called the synovial membrane, produces a lubricant that contributes to the smooth movement of the knee. When there is erosion of the joint due to cartilage wear, the knee is unable to effectively cushion the body from impact and stress, and there is a lot of pain. This happens in arthritis or osteoarthritis. The doctor treats the symptoms of pain and stiffness, but cartilage degeneration cannot be treated. In such severe cases, doctors may advise total knee replacement surgery. More than 90% of individuals who undergo total knee replacement experience a dramatic reduction of knee pain and a significant improvement in the ability to perform common activities of daily living. Initial tests before surgery. Once you have decided to go in for TKR surgery after consultation with your doctor, you will have to go through some preoperative tests. These are blood work, urine test, a complete blood count, CBC, may be suggested to check for infection. Since there may be need for blood transfusion during or after the surgery, blood tests will be done for blood matching. ECG, to check heart condition before the surgery. Chest X-ray, to check respiratory status. Consultation with anesthesiologist. TKR is either performed under a general anesthesia or under a spinal type anesthetic. In general anesthesia, the individual is asleep during the procedure. In cases where a spinal anesthetic may be used, an injection is given into the spine, numbing both legs. The individual is conscious but comfortably sedated. Besides, there are other instructions you must follow regarding eating and drinking before the surgery, and a list of medications prescribed to be taken or discontinued prior to the surgery, as per instructions from your doctor. Surgery. Prior to the surgery, the patient is given anesthesia and prepared for surgery. An incision approximately 8 inches in length is made on the front of the knee. Up to 3 bone surfaces may be replaced in total knee replacement. The lower ends of the femur. The lower end of the thigh bone, or femur, is resurfaced with a metal cap. The metal femoral component curves around the end of the femur, or thigh bone. It is grooved so the kneecap can move up and down smoothly against the bone as the knee bends and straightens. The top surface of the tibia. The upper end of the leg bone, or tibia, is replaced with a plastic and metal implant with cement and/or screws. The implant is a flat metal platform with a cushion of strong, durable plastic called polyethylene. Some designs do not have the metal portion and attach the polyethylene directly to the bone.
For additional stability, the metal portion of the component may have a stem that inserts into the center of the tibia bone. The back surface of the patella, the back of the kneecap, or patella, is also resurfaced with an all-plastic implant. Highly specialized instruments are used that allow precision cutting of the bone so that the new joint fits perfectly. The type of implant used depends on the surgeon's preference and patient requirements. The patellar component is a dome-shaped piece of polyethylene that duplicates the shape of the patella, or kneecap. Components are designed so that metal always adjoins with plastic, which provides smooth movement and results in minimal wear. Sometimes, depending on the surgeon, the back of the kneecap is left intact if it is not badly affected by the arthritis. The surrounding muscles and most of the ligaments are preserved. Recovery in the hospital. The first day you can expect a clear liquid diet, an intravenous line in the arm for fluids and antibiotics, pain medication by injection or intravenously or as tablets, blood transfusion if necessary, activity as tolerated to include walking, full weight bearing if a cemented knee was used, and toe touch or limited weight bearing if an uncemented knee was used. Breathing exercises. The second and third day you can expect initiation of exercise program. The fourth day to 1 week you can expect progression of walking and exercises. Instruction on how to dress, get in and out of bed, and utilize the bathroom safely. Post-operative rehabilitation. Protected weight bearing on crutches or a walker is required until the quadriceps muscle has healed and recovered its strength. Patients typically undergo several weeks of physical therapy to restore motion, strength, and function. Often, range of motion to the limits of the prosthesis is recovered over the first 2 weeks, the earlier the better. At 6 weeks, patients have usually progressed to full weight bearing with a cane. Complete recovery from the operation, involving return to full normal function, may take 3 months, and some patients notice a gradual improvement over some more months. Routine activity. Getting back to routine activity, needless to say, will happen gradually. Most patients are able to resume driving by about 4 weeks after surgery. It depends upon your leg positioning, strength, and coordination. Before you start, check with your surgeon. Take good care in the post-operative period and follow physical therapy to help recovery. परिचय। अगर आप पूछेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट क्या है, तो सीधा जवाब होगा कि पुराने हिप की जगह नकली हिप को बिठाना। नए हिप को लगाना या आर्थोप्लास्टी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की एक आम प्रक्रिया है। जिन मरीजों को अलग अलग कारणों से हिप में दर्द या जकड़न होता है, उन्हें इस तरह की सर्जरी की सलाह दी जाती है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट से दर्द में कमी, अच्छी नींद, शारीरिक गतिविधि और रहन सहन में बदलाव हो सकता है। हिप का ढांचा। सर्जन द्वारा सर्जरी करने से पहले चलिए हम आम हिप को देखेंगे। हिप के जोड़ में ये चीजें होती हैं: फीमर हड्डी का ऊपरी सिरा, पेल्विस का एसेटाब्युलम, हिप के जोड़ के स्नायु। हिप काम कैसे करता है? आपका हिप आराम से घूमने वाला जोड़ है, क्योंकि उसकी हड्डी एक सॉकेट से जुड़ी होती है। तो हिप का ढांचा बॉल और सॉकेट जोड़ जैसा ही होता है। आपके हिप में फीमर का सिरा बॉल और एसेटाब्युलम सॉकेट होता है।
फीमर का ऊपरी सिरा या हिप जॉइंट का बॉल पेल्विक बोन के एसेटाब्यूलम वाले कप नुमा सॉकेट में घूमता रहता है। कुछ मजबूत स्नायु फीमर के ऊपरी सिरे को एसेटाब्यूलम में टिकाए रखते हैं। हिप रिप्लेसमेंट कब जरूरी हो जाता है? देखिए, बॉल और सॉकेट कार्टिलेज से ढका हुआ है। कई अवस्थाओं और बीमारियों में कार्टिलेज घिसने लगता है, जिससे दर्द या जकड़न और हलचल में कठिनाई होती है। हिप की समस्याओं के कई प्रकार जीवन भर की गतिविधियों से हिप के घिसने या बीमारी या चोट के कारण होते हैं। सामान्य हिप की समस्या से टोटल हिप रिप्लेसमेंट के कारण हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, वैस्कुलर नेक्रोसिस। अन्य कारण। क्या मैं हिप रिप्लेसमेंट के लिए सक्षम हूं? किसी भी सर्जरी के पहले तय किए परीक्षण होते हैं। सर्जरी के लिए व्यक्ति की सेहत जांचने के लिए वैसा किया जाता है। ब्लड वर्क, यूरिन टेस्ट, ईसीजी और चेस्ट एक्सरे की सलाह दी जाती है। कई व्यक्तियों के लिए जरूरत पड़ने पर डेंटल चेकअप करवाने के लिए भी कहा जा सकता है। सर्जरी के पहले क्या फैसले लिए जाते हैं? सर्जन के लिए सबसे जरूरी चीज है इम्प्लांट या बिठाने वाली वस्तु। आर्टिफिशियल बॉल और सॉकेट के कई नमूनों में से उपयुक्त नमूने का चयन करना होता है। पहले मरीजों के पास टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराते वक्त एक पर्याय होता था, वो थी पॉलीएथिलीन कप में धातु की बॉल। इसमें धातु का धड़, धातु का सिरा और पॉलीएथिलीन का कप जो धातु के खोल में जड़ा होता था और पेल्विस से जोड़ा जाता था। आज इम्प्लांट्स के कई पर्याय हैं। मेटल ऑन मेटल हिप रिप्लेसमेंट में धातु का फीमरल स्टेम, फीमरल बॉल और कप होता है। सेरामिक ऑन पॉलीएथिलीन इम्प्लांट्स में धातु के फेमरल स्टेम और फेमरल का सेरामिक सिरा पॉलीएथिलीन कप में लगा होता है जो धातु के खोल में जड़ा होता है। सेरामिक ऑन सेरामिक कंपोनेंट्स में धातु के फेमरल स्टेम, सेरामिक वाला सिरा, धातु के कप। प्रक्रिया किस तरह होती है? सर्जन हिप के जोड़ को खोलकर सॉकेट से बॉल को निकाल लेता है। वो फीमर के सिरे को निकालता है। फिर वो सॉकेट की सतह को साफ करता है। सर्जन उस जगह पर एक प्रोस्थेटिक कप लगाता है। सॉकेट फिर सर्जन धातु के सिरे या बॉल को फेमर में दबाकर या बोन सीमेंट से जोड़ता है। कप में बॉल रखकर वो पहले की गतिविधियों जैसी अवस्था लाता है। फिर सर्जन उस जगह को सिल देता है। प्रक्रिया के बाद आमतौर पर किसी भी समस्या के न आने पर ज्यादातर मरीजों को 4 से 10 दिन में छोड़ दिया जाता है। पहली रात आपके पैरों के बीच तकिया लगाते हैं जिससे हिप का नया जोड़ अपनी जगह पर बना रहे। सर्जरी के बाद कसरत और सुधार भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज को शक्ति पाने, सीधा चलने और सुचारू रक्त संचार करने वाले व्यायाम कराने में सहायता करते हैं। सर्जरी के बाद सावधानी। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद मरीज को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद पहले 6 से 8 हफ्तों तक
मरीज अपने हिप को 90 डिग्री के कोण से ज्यादा न मोड़ें। इस अवस्था में छोटे तकिए पर बैठें। ज्यादा हिप मुड़े ऐसे सोफे या काउच पर बैठना टाल दिया करें। फर्श छूने के लिए हिप से मुड़ने का प्रयत्न न करें। सर्जरी किए गए पैर को दूसरी पैर पर न रखें। बैठते समय दोनों पैरों में 3 से 6 इंच का अंतर रखना ही उचित है। सर्जरी वाले पैर को भीतर की ओर न मोड़ें। हिप रिप्लेसमेंट के बाद मेरी क्या अपेक्षाएं होंगी? हिप रिप्लेसमेंट वाला व्यक्ति उन असंभव गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है जो वो सर्जरी से पहले नहीं ले पाता था। रोजाना की गतिविधियों के लिए अपने सर्जन से विचार विमर्श करें। ज्यादातर व्यक्ति हिप रिप्लेसमेंट के 1 या 2 महीने बाद ही अपने काम पर लौट सकता है, बशर्ते उनका काम बार बार चढ़ाई करने या रेंगने का न हो। ज्यादातर कई लोगों को महसूस होगा कि सीढ़ियों से चढ़ने उतरने, ज्यादा देर तक बैठे रहने, कार से निकलने बैठने में पहले से कम दर्द होता है। Introduction. If you ask what is hip replacement, the answer would be literally to replace the worn hip with an artificial hip. Total hip replacement or arthroplasty is a common procedure in orthopedic surgery. This type of surgery is recommended to patients who have pain and stiffness of the hip due to various conditions. Total hip replacement may help in reduction of pain, improvement in sleep, physical activity, and quality of life. Structure of the hip. Before we ask how your surgeon can perform this surgery, let us see what a normal hip looks like. The hip joint comprises the following structures: head of the femur, acetabulum of the pelvis, ligaments of the hip joint. How does the hip function? Your hip is a freely moving joint that gets its movement because of the bone being attached to a socket. So, the structure of the hip is similar to a ball and socket joint. In your hip, the ball is the head of the femur and acetabulum is the socket. The head of the femur or ball of the hip joint articulates or moves within the cup-like socket called the acetabulum of the pelvic bone. Several strong ligaments help hold the head of the femur within the acetabulum. When is a hip replacement needed? The ball and socket, as we can see, are each covered by cartilage. A number of conditions and diseases can cause the cartilage surfaces to degenerate, which in turn leads to pain, stiffness, and disability. A variety of hip problems may result from either wear and tear of the hip from a lifetime of activity or from disease and injury. Some of the common hip problems leading to total hip replacement are osteoarthritis, rheumatoid arthritis, traumatic arthritis, avascular necrosis, other reasons. Am I fit for hip replacement? Routine tests have to be carried out as is done before any surgery. These tests are done to see the fitness of a person undergoing the surgery. Blood work, urine tests, ECG, and chest X-ray are the tests that may be recommended. Some individuals may be asked to have a dental checkup if they have not had one recently. What are the decisions to be made before surgery? One of the main considerations for your surgeon is the use of implant, that is, considering the various options of the artificial ball and socket joint and choosing the right one.
In the past, patients had just one choice when considering total hip replacement. That was metal ball on polyethylene cup. It consists of metal stem, metal head, and polyethylene cup, usually embedded in a metal shell that is attached to the pelvis. Today, there are various options of implants. Metal on metal hip implants have metal femoral stem, femoral ball, and cup. Ceramic on polyethylene implants have metal femoral stem and a ceramic femoral head with a polyethylene cup embedded in a metal shell. Ceramic on ceramic hip components have metal femoral stem, ceramic head with metal cup in a ceramic shell. How is the procedure done? The surgeon exposes the hip joint and dislocates the ball from the socket. He removes the head from the femur, thigh bone. He then reams away the surface of the socket. The surgeon secures in place a prosthetic cup, socket. The surgeon then secures a metal head, ball, and stem into the femur, either by a press fit or with bone cement. He places the ball into the cup and ensures range of motion. The surgeon then closes the incision. After the procedure, in general, most individuals after hip surgery are discharged after 4 to 10 days provided there are no complications. The first night, you will be confined to bed with a wedge-shaped pillow between your legs to keep the new hip joint in place. Rehabilitation with exercises is an important part of post-operative care. The physiotherapist assists the patient with exercises for strengthening, gait training, and improving circulation. Precautions after surgery. General rules of total hip replacement that the patient needs to follow are: in the first 6 to 8 weeks after the operation, patient must avoid bending the hip beyond 90 degrees. Sitting on a small pillow can help with this positioning. Avoid sitting in sofas or couches which may cause excessive bend at the hip. Avoid bending over from the hip to reach the floor. Avoid crossing the surgical leg over the non-surgical leg. When sitting, it is good advice to keep the legs 3 to 6 inches apart. Avoid turning the operated leg inward. What can I expect after a hip replacement? The person with a hip replacement may be able to take part in physical activities that were impossible before surgery. For routine physical activities, it is better to consult your surgeon. Most individuals following hip replacement surgery are able to return to work within a month or 2 of the surgery, unless the work involves repetitive climbing or crawling. Overall, many find that the activities that were once painful, such as climbing up and down stairs, sitting for extended periods of time, and getting in and out of cars, can now be performed with less pain. This video is to give patients clear insight into what a total hip replacement procedure is, how and why it is done, novel developments in implant technology, and what to expect from your concerned doctors while opting for a total hip arthroplasty for better joint health and a better life. The hip joint is an imperative part of the human skeletal system. It bears weight and articulates movement. It takes constant dynamic load of the body while walking, jogging,
and doing day-to-day activities that involve physical movement. Your doctor will analyze the condition of your hip joint through X-ray scans. For example, the first X-ray shown here is of a regular ball and socket of the hip joint. There is a wide space between the ball and socket, which is occupied by acetabular cartilage. This is normal joint space. In the second X-ray, however, the ball, or the femoral head, is directly rubbing against the bony surface of the hip socket, indicating that the space facilitating the acetabular cartilage has been eliminated. Observing that the ball and socket of the hip joint are in direct contact with each other, the acetabular cartilage has completely worn away. Hip replacement surgery, also known as hip arthroplasty, entails the removal of damaged components within the hip joint that are causing discomfort and dysfunction, subsequently replacing them with innovative materials composed of varying combinations of metal, plastic, or ceramic. The pivotal component in this intricate joint mechanism is the femoral head, located at the top of the thigh bone, femur, which articulates within the pelvic socket, known as the acetabulum. The femoral head and the acetabulum are protected with cartilage. This establishes the crucial ball and socket joint, vital for smooth and pain-free movement. Deterioration of cartilage due to factors like arthritis and injuries leads to the undesirable lack of cushioning within the joint. The bones begin to rub against each other, causing bone-on-bone friction, which results in pain and severely hampers everyday activities, such as walking and climbing stairs. To rectify this distressing condition, your surgeon is likely to advise a total hip arthroplasty, emerging as a definitive solution for osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and avascular necrosis. The surgical procedure unfolds with a precise incision made by your doctor or physician in the hip area, facilitating the careful separation of muscles, cartilage, and tendons. Subsequently, the femur is meticulously detached from the acetabulum, allowing for the removal of damaged cartilage and osteophytes using Rimmer. Then, an acetabular cup is expertly positioned by your surgeon and secured with screws, following which a polyethylene or ceramic liner is inserted. Progressing to the femur, a strategic opening is created in the femoral neck to accommodate the placement of a fully coated or proximally coated stem with available ceramic or metal head options. Your surgical team would then verify the restored hip joint's range of motion, ensuring optimal functionality. The joint capsule is closed, the repositioned muscles are secured, and the incision is sealed, utilizing sutures and staples, thereby concluding this procedure. Your concerned doctor would advise various methods of recovery and encourage movement after affirming the success of the procedure. के लिए ब्रिक्स बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। ब्रिक किसी भी बिल्डिंग के लिए सपोर्टर का रोल प्ले करते हैं, जिसके बिना कोई भी बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर सकती। ऐसे ही हमारी बॉडी की मिसाल है। हमारी बॉडी का फ्लैश एक स्केलेटन के बिना स्टैंड नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन मूवमेंट होता है। हमारी बॉडी की तमाम मूवमेंट्स को स्केलेटल सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा तमाम सेंसिटिव ऑर्गन्स जैसा कि हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्रेन, ये तमाम ऑर्गन्स स्केलेटन ही प्रोटेक्ट करता है। एक अडल्ट ह्यूमन में तकरीबन 206 बोन्स होती हैं। स्केलेटल सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी की एक्सिस बनाता है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में स्कल्स, वर्टेब्राए, रिब्स और स्टर्नम शामिल हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल की। स्कल बेसिकली इंसानी खोपड़ी को कहते हैं। स्कल में दो तरह की बोन्स होती हैं, क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियम बोन्स में 8 बोन्स शामिल हैं, जिनमें फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स शामिल हैं। अगर हम फेशियल बोन्स की बात करें तो फेशियल बोन में 14 बोन्स होती हैं, जो हमारे फेस के एरिया में आती हैं। इन बोन्स के नाम मैंडिबल, वोमर, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर कॉन्का और पैलेटाइन है। ये तमाम बोन्स पेयर की शक्ल में मौजूद होती हैं, सवाए मैंडिबल और वोमर बोन की। इसके अलावा हमारे स्कल में तमाम बोन्स इमूवेबल होती हैं,
सिवाय मैंडिबल बोन के। मैंडिबल बोन हमें बोलने में मदद देती है। अब इसके बाद ऑसिकल बोन्स आती हैं। ऑसिकल छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो हमारे एयर में पाई जाती हैं। ये मिडिल एयर में प्रेजेंट होती हैं। इन बोन्स के नाम मैलियस, इनकर और स्टेपिस हैं। ये बोन्स हमें हेयरिंग यानी सुनने में मदद देती हैं। ये बोन्स साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती हैं। इसके बाद हायोइड बोन आती है। ये बोन हमारे गले में लैरिंक्स के ऊपर मौजूद होती है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आता है जो डॉर्सल साइड पर मौजूद होता है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम बहुत सी वर्टेब्राए से मिलकर बनता है। वर्टिब्रल कॉलम हमें स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। वर्टिब्रल कॉलम का पहला रीजन सर्विकल कहलाता है। सर्विकल में टोटल 7 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा पोर्शन थोरेसिक कहलाता है जिसमें 12 बोन्स होती हैं। थोरेसिक के बाद लैम्बर रीजन आता है जिसमें 5 बोन्स होती हैं। लंबर रीजन के बाद सैक्रल रीजन आता है। इस रीजन में 5 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं। सैक्रल रीजन के बाद कॉकिक्स रीजन आता है जिसमें 4 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन का अगला पोर्शन स्टर्नम है। इसमें 1 बोन है। स्टर्नम के बाद आता है रिब केज जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स में 24 बोन्स होती हैं जो कि पेयर में मौजूद होती हैं। हर पेयर में 12 बोन्स होती हैं। रिब्स 3 तरह के होते हैं, ट्रू रिब, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती हैं जिन्हें हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं। 8th, 9th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्टली ज्वाइंट होती हैं उन्हें हम फॉल्स रिब्स भी कहते हैं और ये स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं। 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होता, ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो ये तो हो गया एक्सियल स्केलेटन। चलिए अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 हिस्से होते हैं। इसमें टोटल 126 बोन्स होती हैं। आइए हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम 4 लिम्स को देखते हैं जिसमें हैंड्स और आर्म्स आती हैं। 4 लिम्ब में टोटल 60 बोन्स होती हैं। एक हैंड में 30 बोन्स होती हैं। आर्म की पहली बोन ह्यूमरस बोन कहलाती है। इसके बाद अल्ना और रेडियस बोन्स आती हैं जो ह्यूमरस के जॉइंट बनाती हैं। रिस्ट में 8 कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स आती हैं जो कि 5 बोन्स होती हैं। इसके बाद फेलेंजिस बोन्स प्रेजेंट हैं जो कि फिंगर की बोन्स हैं। इनकी तादाद 14 होती है। ये साइज में बहुत छोटी होती हैं। इसके बाद आता है हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में टोटल 60 बोन्स होती हैं। हाइंड लिम्ब में लेग्स और फीट शामिल हैं। हर लेग में 30 बोन्स होती हैं। सबसे पहली बोन को फीमर कहा जाता है। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। फीमर के बाद टिबिया और फिब्यूला बोन्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद फीट रीजन्स की बोन स्टार्ट होती हैं। फीट रीजन्स में टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजीज शामिल हैं। टार्सल्स में 7 बोन्स होती हैं। मेटाटार्सल्स में 5 और फेलेंजीज में 14 बोन्स होती हैं जो कि फुट की बोन्स हैं। फिब्यूला, टिबिया और फीमर के मिड में नी कैप प्रेजेंट है जिसकी एक बोन को पेटला कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स प्रेजेंट हैं, 2 लेफ्ट साइड पर और 2 राइट साइड पर। इन बोन्स के नाम स्कैपुला और क्लेविकल हैं। पेल्विक गर्डल में कॉक्सल बोन्स होती हैं। कॉक्सल बोन्स 3 बोन्स की फ्यूजन से बनती हैं। इन 3 बोन्स के नाम इलियम, इस्चियम और प्यूबिस हैं। तो ये था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। बोन फ्रैक्चर रिपेयर एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड बोन को सर्जिकल या कंजर्वेटिव मेथड्स से हील करवाया जाता है। इन प्रोसीजर्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि टूटी हुई बोन को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड किया जाए ताकि बोन हील होने के बाद पहले की तरह नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। बोन फ्रैक्चर रिपेयर को समझने से पहले देख लेते हैं कि बोन फ्रैक्चर किस किस टाइप का हो सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इस टाइप के फ्रैक्चर में बोन में हल्का सा क्रैक अपीयर हुआ होता है। इस फ्रैक्चर को हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में टूटी होती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन एक तिरछे एंगल में टूटी होती है। स्पाइरल फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन किसी ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से स्पाइरल कर्व बनाते हुए टूटी होती है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन 3 या इससे भी ज़्यादा पीसेस में टूटी होती है। ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन टूटने के बाद सराउंडिंग्स टिश्यूज या ऑर्गन्स में घुसी होती है या फिर स्किन से बाहर को निकल आती है और ज़्यादा डैमेज कॉज कर रही होती है। चलें अब बोन फ्रैक्चर रिपेयर की डिफरेंट टेक्निक्स को बारी बारी देखते हैं।
फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर करवाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस टाइप का है और कौन सी बोन में है। अगर फ्रैक्चर ज़्यादा सीरियस नहीं है और बोन की पोजीशन बिल्कुल ठीक है तो ऐसे फ्रैक्चर को नॉन सर्जिकल मेथड से हील करवाया जाता है। नॉन सर्जिकल मेथड्स में स्प्लिंट या कास्ट का यूज़ किया जाता है, यानी अगर फ्रैक्चर सिर्फ क्रैक वाला है और बोन की पोजीशन ठीक है तो फिर ऐसे फ्रैक्चर पर स्प्लिंट बांध दी जाती है। और अगर फ्रैक्चर में बोन अपनी पोजीशन से हटी हुई है तो फिजिशियन बोन को अलाइन करके कास्ट बांध देता है। बोन को अपनी पोजीशन में लेके आने को क्लोज रिडक्शन कहा जाता है। कास्ट एक हार्ड हो जाने वाली पट्टी होती है, उसे फ्रैक्चर्ड बोन के गिर्द लपेट कर किसी एक डायरेक्शन में होल्ड करवा दिया जाता है, जिससे बोन की मूवमेंट रुक जाती है और बोन रिपेयर होती जाती है। कास्ट को यूजुअली 2 से 4 हफ्तों तक लगे रहने दिया जाता है और फिर इसे खोल दिया जाता है। ये तो आ गए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर सवेयर हो जैसे कि कम्युनिकेटेड या ओपन फ्रैक्चर तो फिर सर्जिकल टेक्निक्स यूज़ करके फ्रैक्चर को हील करवाया जाता है। नंबर 1, एक्सटर्नल फिक्सेशन। इस प्रोसीजर में फ्रैक्चर्ड बोन की दोनों साइडों में स्क्रूज और पिन्स अटैच कर दिए जाते हैं और फिर पिन्स और स्क्रूज को बॉडी से बाहर एक मेटल रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये मेटल रॉड बोन को सीधा रखने में हेल्प करता है, जिससे बोन हील होती रहती है और जब बोन हील हो जाती है तो इन फिक्सेशंस को हटा दिया जाता है। नंबर 2, इंट्रामेड्यूलरी नीलिंग। इस प्रोसीजर में एक मेटल रॉड को बोन की सेंट्रल कनाल यानी कि मेड्यूलरी रीजन में इंसर्ट कर दिया जाता है। इस रॉड को दोनों साइड से स्क्रूज की मदद से बोन के साथ जोड़ दिया जाता है। ये रॉड टूटी हुई बोन को सीधी पोजीशन में होल्ड कर देता है। नंबर 3, प्लेट्स एंड स्क्रूज। बाज़ औक़ात कुछ बोन्स में इंट्रामेड्यूलरी नेल नहीं इंसर्ट की जा सकती, इसलिए ऐसे फ्रैक्चर्स को हील करवाने के लिए टूटी हुई बोन की बाहर वाली सरफेस पर एक मेटल प्लेट को स्क्रूज की मदद से बोन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बोन अपनी पोजीशन में चली जाती है और हील होने लगती है। जब बोन हील हो जाती है तो फिर से सर्जरी करके रॉड्स और प्लेट्स को रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिससे हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। का एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी सायाटिक नर्व के कंप्रेस होने से किसी एक टांग में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। सायाटिक नर्व हमारी बॉडी में मौजूद सबसे लंबी और बड़ी नर्व होती है, जो हमारी हिप से लेकर घुटनों से नीचे तक फैली होती है। ज़्यादातर लोग सायाटिका से खुद ही रिकवर हो जाते हैं, अलबत्ता कुछ लोगों में सायाटिका की वजह से चलना और बैठना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में सायाटिका को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि सायाटिका क्यों होता है। सायाटिका हमारी सायाटिक नर्व डैमेज या कंप्रेस होने से होता है। सायाटिक नर्व ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, मसल या बोन में किसी प्रॉब्लम या डिजीज़ की वजह से डैमेज या कंप्रेस होती है। स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज। सायाटिक नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद 5 नर्व्स की कॉम्बिनेशन से बनती है, इसलिए अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इश्यू आ जाए जैसा कि डिस्क हर्निएशन या डिस्क डीजनरेशन वगैरह, तो इससे आसपास की नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, जिनसे सायाटिक नर्व पर भी प्रेशर पड़ता है और उसमें पेन, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, पिंचिंग और कंप्रेशन शुरू हो जाती है, जिसे सायाटिका कहते हैं। नर्व इश्यूज। कॉर्डा इक्वाइना हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड पर मौजूद नर्व्स बंडल को कहते हैं। अगर किसी वजह से कॉर्डा इक्वाइना में प्रॉब्लम आ जाए तो इससे सायाटिक नर्व डैमेज हो सकती है, जो सायाटिका की वजह बनती है। मसल इश्यूज। अगर किसी अननोन रीजन से हमारे हिप मसल्स यानी कि पेरिफॉर्मस मसल्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनिंग शुरू हो जाए तो ये मसल्स सायाटिक नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे सायाटिका हो जाता है। बोन डिसीजेस। अगर किसी शख्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो उसके वर्टिब्रल कॉलम की बोन बहुत वीक हो जाती हैं, जिनसे आसपास की नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर अगर सायाटिक नर्व पर पड़ जाए तो इससे सायाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है और सायाटिका की वजह बनती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
सियाटिका को एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह से डायग्नोस किया जाता है। अलबत्ता नर्व सिग्नल्स की स्पीड चेक करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी कि ईएमजी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि डैमेज नर्व का पता चल सके। ज़्यादातर लोग सियाटिका से खुद ही रिकवर हो जाते हैं, जबकि कुछ केसेस में फिजिकल एक्सरसाइजेस और मेडिसिन्स जैसा कि स्टेरॉयड इंजेक्शंस और पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं। अगर सियाटिका डिस्क हर्निएशन की वजह से हो तो इसे ट्रीट करने के लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है। अगर Why it hurts. In low back pain, every structure in the spine and around the spine can hurt. Low back pain is very common. 80% of the general population will experience low back pain, with only 2 to 3% will have sciatica, means the pain is shooting down the leg and the foot. No specific cause of low back pain is identified in the majority of cases. Up to 80% of the time, you will not find a cause for acute low back pain. Low back pain is the primary cause of disability in people younger than 50 years old. So, what are the factors that contribute to low back pain? Why is one person hurting more than the other person? What makes you experience low back pain? So, what are these factors that contribute to low back pain? Occupation. Certain occupations that involve lifting heavy objects and continuous vibrations. Operating certain motor vehicles. Prolonged sitting, lifestyle and social factors like sedentary lifestyle, lack of fitness, smoking. Smoking interfere with the blood supply to the intervertebral disc, which is important in the stability and motion of the spine. Nicotine causes disc degeneration, depression, obesity, genetics. Low back pain is two types, acute and chronic. The natural history, the treatment, and the prognosis is different for both. Acute low back pain lasts up till 12 weeks. Chronic back pain lasts longer than 12 weeks and can recur. Most of the patients with acute low back pain recover quickly without any residual loss of function. 90% of patients with acute low back pain return to work within 12 weeks, but after 12 weeks of symptoms, their return to work is very slow. The potential painful sources of low back pain will include the intervertebral discs, the facet joints, the vertebrae, the nerves, the muscles, the ligaments. And these are the causes of low back pain. You can have spinal causes and you can have non-spinal causes. So what are the primary causes of low back pain? It can be muscle or ligament strain. It can be disc herniation from an annular tear. Low back pain is known to be caused by disorders of the intervertebral disc. So what is an annular tear? The spine has intervertebral discs between the vertebrae, and the disc is made of an inner gelatinous soft part called the nucleus bulbosus, which distribute the load that comes across the spine. And there is a strong outer fibrous layer called the annulus fibrosus. The nucleus pulposus have high water content and high proteoglycan is like a sponge that absorbs the water. In the third decade of life, the nucleus bulbosus gradually will have less water and the concentration of the proteoglycan will decline. When there is a decrease in the water content
for example, by age or decrease of the proteoglycan content that absorbs this water, there will be degeneration of the disc, distortion of its fibers, tears in its laminae, and loss of the disc height. Why does it occur? Because the nucleus pulposus that usually works as a cushion to distribute the load is now unable to distribute the load. So this will lead to more load outside at the periphery, causing tears at the annulus fibrosus. In obesity, all the body weight is transmitted over the gelatinous, soft nucleus bulbosus, and that definitely will affect the mechanical behavior, the deformation, the ion transport, and the hydraulic changes inside the nucleus bulbosus. It seems like the hydraulic pressure inside the nucleus pulposus has to shift when it can bear the weight, and the load to the peripheral annulus fibrosus, the strong structure, will increase, and that can tear the annulus fibrosus, and the condition will become painful. The annular tear may cause low back pain even without sciatica or radiculopathy, which is pain shooting down the leg, because the pain receptors are found on the outer annulus and the posterior longitudinal ligament, which is next to it. The posterolateral corner of the annulus is the most susceptible to tear, usually due to flexion and rotation or torsional stresses. So that annular tear may be the beginning of disc herniation or degeneration. When there is a tear in the annulus, the disc can herniate through the tear. These are the types of herniation. It can be a bulge or protrusion, or it can be extrusion, that the herniated disc is through the annulus fibrosus, or it can be sequestered, complete displacement with free disc fragment. Most of the time, the patient will have radiculopathy or sciatica with leg pain, which is greater than the back pain. And that leg pain can resolve with time. The pain is worse with sitting, sneezing, coughing, leaning forward. And the pain is less by rest and by lying. The herniated disc may affect the nerve roots. For example, if it is a posterolateral disc herniation between L4 and L5, that will affect the L5 nerve root, and this will cause decreased sensation on the top of the foot. Most common location of disc herniation at L4, L5, and L5S1. Straight leg raise will be positive. Another cause of low back pain is discogenic pain. There will be disc changes, but not disc herniation. The patient will have more back pain than leg pain. The low back pain can also be due to arthritis of the facet joints, spinal stenosis due to narrowing of the spinal canal, foramen, or both, spondylolisthesis, which is slipped vertebrae. In general, the patient that you will see in your office is the patient that have a short-term history of activity-related back pain, and the management of this pain is usually reassurance, non-steroidal anti-inflammatory, physiotherapy. There's no need to get an X-ray or an MRI in the early stages of acute low back pain. There are other causes of low back pain that arises from the spine, such as segmental instability, infection, discitis and osteomyelitis, primary or secondary tumor, multiple myeloma,
or the patient may have osteoporosis and the osteoporotic fracture. There might be also inflammatory diseases of the spine, such as ankylosing spondylitis, Reiter's syndrome, rheumatoid arthritis. There are causes from low back pain that arises from the musculoskeletal system, such as hip arthritis or hip diseases, sacroiliac joint, and piriformis syndrome. All these conditions can cause symptoms that mimic low back pain. There are also extraspinal causes of back pain, such as renal stones, urinary tract infection and pyelonephritis, duodenal ulcer, abdominal or thoracic aneurysm, pelvic inflammatory disease. Understanding of the cause of low back pain at the molecular and genetic level is not that easy. Cytokines such as matrix metalloproteinases and phospholipase A2, nitric oxide, and tumor necrosis factors alpha can contribute to the development of low back pain. These are chemical mediators, drugs, and therapy being developed to modulate the effect of these mediators. There is an evidence that there is increased activity and production of the cytokines, so anti-inflammatory medication may be helpful. Recent research on growth factors and gene therapy appear to be promising. Thank you very much. Back pain is a very common problem in adults as well as in youngsters. It is resulted due to strain of muscle, ligament, or tendon. In the majority of cases of disc herniation, the L4, L5 and L5, S1 disc levels are involved. The back pain travels through the spinal cord and affects the neck region as well. The discs between the vertebrae are round, cushioning pads that absorb shock and resist compression. A lumbar or lumbosacral disc herniation could affect the nerve roots. This is mostly caused by the wrong postures in which we stand, sit, move or lift up anything. You should see your doctor if the pain is very severe or significantly affects your everyday activity. Posture correction will play a significant role in the betterment and cure of herniated discs. Keeping in mind the right posture while working, standing, walking, resting, and using posture belts will help improve herniation. जॉइंट्स हमारे जिस्म का वो रीजन होता है जहां दो बोन्स आपस में मिलती हैं। इस रीजन में बोन्स के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स वगैरह। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर हमारे जॉइंट्स को फंक्शनल यानी कि मूवेबल बनाते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात जॉइंट्स के स्ट्रक्चर्स की डैमेजिंग, इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं। इस कंडीशन को जॉइंट पेन कहा जाता है। जॉइंट पेन की कॉमन इलामात में दर्द के साथ साथ जॉइंट वाले रीजन में स्वेलिंग, रेडनेस, वीकनेस और स्टिफनेस देखने को मिलती है। जॉइंट पेन की सबसे बड़ी वजह आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस की दो इकसाम हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और हीमियोटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में जॉइंट में मौजूद कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो अमूमन हमारी बोन्स की टिप पर मौजूद होता है और प्रोटेक्टिव कुशन का काम करता है। इस टिश्यू की डैमेजिंग की वजह से जॉइंट्स लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और दर्द करने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन अमूमन उम्र बढ़ने के साथ डेवलप होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स के टिश्यूज को गलती से डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और दर्द करने लगते हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन की कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, जैसा कि बुरसाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, इंजरीज और टेंडिनाइटिस वगैरह। अगर हम जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई खास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बहरहाल कुछ एक्सरसाइज और मेडिकेशन से जॉइंट पेन को मैनेज और कम किया जा सकता है।
What is arthritis and osteoarthritis? Arthritis simply means joint inflammation. There are many different types of arthritis, but in this video, we're going to talk about the most common type, osteoarthritis, where osteo means bone. Osteoarthritis is a very common long-term condition affecting hundreds of millions of people around the world. While it can happen at any age, it most commonly develops after the age of 50. In fact, many people, as they get older, will develop a degree of osteoarthritis in their joints, and around 10 to 20% will experience symptoms. It is also more common in women than men and may run in families. Other risk factors include being overweight, as this increases the load on the joints, previous joint injury, and overusing a joint, for example, due to your job. But why does osteoarthritis occur? First, let's look at a joint close-up. Joints are places where two bones meet, such as the knee or elbow. In between the bones is a smooth, tough, slippery material called cartilage, which cushions the bones, and a joint capsule, which is filled with fluid. During normal daily activities, our joints undergo low levels of stress and injury, which is usually repaired. In osteoarthritis, however, the cartilage wears down over time and the joint surface becomes rougher, leading to inflammation. Bony growths can develop around the joint and extra fluid can build up, causing swelling. This leads to the main symptoms of osteoarthritis, which most commonly affect the knees, hips, hands, feet, and lower back. Joint pain and tenderness is usually worse at the end of the day or after activity. Joint stiffness usually happens after resting, but often wears off after movement. The joint may appear swollen or enlarged, or may make grating or crackling sounds. Muscle thinning and weakness can occur, and the joint may give way if it has become less stable. The severity of symptoms is different from person to person. For some, the symptoms come and go, sometimes for no obvious reason, sometimes after using the joint, or with changes in the weather. For others, the pain is more continuous and severe, making it difficult to carry out normal daily activities. Your doctor can usually diagnose osteoarthritis just by hearing about your symptoms. If they are not sure about what is causing the joint pain, they may use imaging and lab tests such as X-rays or blood tests to rule out other conditions such as other types of arthritis. So how is osteoarthritis treated? While there is no cure for this long-term condition, it does not necessarily get worse over time. Don't be afraid to use the joint, as too much rest can worsen stiffness. Instead, try to keep up normal activities while taking breaks and not pushing yourself too hard. Simple pain relief, both tablets and gels, can relieve pain to help you to stay active, as can heat therapy and cold therapy. Your doctor or physiotherapist may recommend structured exercises and a weight loss plan to get you started and provide tips on good posture and leading a healthy lifestyle. Assistive devices can also be helpful, such as special footwear or insoles, walking aids and splints or braces. Occupational therapists can also help with adaptations to your home or workplace. Your healthcare team should review your symptoms over time. If these therapies haven't worked, they might suggest further treatment if appropriate. In the most severe cases, surgery can be used to repair, strengthen, fuse or replace the joint. Living with osteoarthritis can be difficult, particularly if it impacts on work and daily activities, and it is not uncommon to feel low or depressed. As well as getting advice and regular reviews with your doctor, patient support groups are available to connect with others who are going through similar experiences. With the right support, many people with osteoarthritis can lead a healthy and active life. In this health sketch, we've talked about the common long-term condition, osteoarthritis, which leads to inflammation of the joints. We've talked about who is at risk, how it occurs, the symptoms that result, and ways of managing the condition. We hope this health sketch has been helpful for you and those around you. Osteoarthritis is the most common type of arthritis. It affects around 9 million people in the UK and is more common among women. In most cases, people are over 45 when they get it. It can cause pain and stiffness in joints.
The most common joints to be affected are the knees, hips, back, feet, and hands. To understand what happens in osteoarthritis, let's first look at how a healthy joint works. A joint is where two or more bones meet. They allow bones to move freely without letting them move too far. A joint is held together by a capsule and ligaments. There is a soft inner lining to the joint called the synovium. A thick fluid is made by the synovium which protects the joint and helps bones move freely. Thin layers of tough, slippery tissue called cartilage act as a protective cushion to stop bones rubbing against each other. Muscles are attached to tendons, and tendons are attached to bones. Our muscles pull our tendons, which in turn pull our bones. Osteoarthritis starts when cartilage starts to thin or roughen. This can happen naturally during the aging process. There are also things that can make this more likely to happen. For example, being overweight or an injury. Once the cartilage has started to thin or roughen, the body puts in place a repair process to try to make up for the loss of cartilage. The repair process may work well, but can sometimes cause further problems. New bits of bone may grow within the joint. Extra fluid can also build up inside the joint. The extra fluid and the new bits of bone can cause swelling and may force the joint capsule out of shape. If you have osteoarthritis, try to maintain a healthy weight and keep moving as much as possible. Exercises to strengthen the muscles around the joint can improve symptoms of pain and stiffness. Taking painkillers can help you stay active and exercise. It can be tough having osteoarthritis. However, remaining physically active and continuing with your hobbies, normal routine and social life can help you manage your condition. जॉइंट फ्यूजन सर्जरी, जिसे आर्थ्रोडिसिस भी कहा जाता है, एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए किसी जॉइंट की दो बोन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये प्रोसीजर अक्सर ऐसे जॉइंट्स में परफॉर्म किया जाता है जो अर्थराइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। अर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स की ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिसमें जॉइंट्स के इर्द गिर्द कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। कार्टिलेज की मौजूदगी हमारी बोन्स की स्मूथ मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, और जब कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो फिर बोन्स मूवमेंट के दौरान आपस में टकराना शुरू कर देती हैं, जिससे सख्त पेन होने लगता है। वक्त के साथ साथ अर्थराइटिक जॉइंट स्टिफ होता जाता है। यूजुअली जॉइंट पेन को कम करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं, लेकिन मेडिसिन से जॉइंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसे जॉइंट्स को आर्थ्रोडिसिस के ज़रिए फ्यूज़ करवाया जाता है। तो चलें देखते हैं कि जॉइंट फ्यूजन सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है। सर्जरी के दौरान पेशेंट को जनरल या लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद सर्जन आपके जिस जॉइंट को फ्यूज़ करना होता है उसको कट लगा के एक्सपोज कर देता है। इसके बाद जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद कार्टिलेज को रिमूव कर दिया जाता है और जॉइंट बोन्स को मेटल पिन या रॉड की मदद से आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये मेटल पिन बोन फ्यूज़ होने के बाद भी जॉइंट में ही पड़ी रहती है। बाज़-औक़ात जॉइंट में बोन ग्राफ्ट भी लगा दिया जाता है, लेकिन अगर ग्राफ्ट ना भी लगाया जाए तो कुछ ही अरसे में न्यू बोन मटेरियल जॉइंट एरिया में बन जाता है, जिससे दो बोन्स आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाती हैं। इस जॉइंट के फ्यूज़ हो जाने पर जॉइंट में पेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन साथ में आपकी बोन मूवमेंट भी लिमिटेड हो जाती है। इसलिए इस सर्जरी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं। इस सर्जरी के अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो बाज़ औक़ात बोन फ्यूजन टेढ़ी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूनियन ठीक से नहीं हो पाती।